हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल लेट्स क्रैक एनटी यूजीसी नेट पर। मैं चारू गोयल, अन अकेडमी एजुकेटर, आपको वेलकम करती हूँ अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज की ये जो क्लास है ये रिसर्च एप्टीट्यूड की हमारी क्लास है। दिस इज़ द 7th पार्ट एंड जो भी हमने पास्ट क्लासेस की हैं उसी के आगे कंटिन्यूएशन में ये क्लास है। तो आज की क्लास में जो है हम हाइपोथेसिस पढ़ने वाले हैं एंड ड्यू टू सम रीजंस ये आपको लाइव सेशन नहीं दिख रहा है बिकॉज टुडे आई हैव स्विच टू अ रिकॉर्डिंग सेशन एंड जो भी आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और या फिर हम कल की जो क्लास होगी उसमें ये डाउट्स क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो जो कल और परसों की 2 दिन की हमारी क्लासेस हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की, जो मैंने 4 PM पे शेड्यूल की है, उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड द MCQs करेंगे। सो बी प्रिपेयर्ड विद दैट। 2 दिन की जो क्लासेस रहेगी और आज की क्लास में हम हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी पुरानी क्लासेस थी उनको भी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा इंक्लूडिंग दिस सेशन एंड उसके बाद कोई डाउट हो तो आप कल परसों की क्लासेस में मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। सो 4 PM ऑन द सेम लेट्स क्रैक एनटी यूजीसी नेट चैनल पे। चलिए, अगर दोस्तों आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं और अच्छा बनाना चाहते हैं, अपनी तैयारी ऐसे करना चाहते हैं कि अगले अटेम्प्ट में आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ, तो उसके लिए आपको बहुत सारे गाइडेंस, अच्छे से रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, एक प्रॉपर मेंटोर की ज़रूरत होती है जो आपकी तैयारी और बेहतर करा सके। तो इन सारी फैसिलिटीज़, इन सारी चीज़ों को लेके आपके सामने आता है अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम, जो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, जैसे कि डेली की लाइव क्लासेस होती हैं। अनअकैडमी प्लस के जो प्लेटफॉर्म है, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको वहाँ एक तो डेली की लाइव क्लासेस मिलेंगी। तो लाइव क्लासेस में आप जो एजुकेटर के साथ डायरेक्ट जुड़ के अपना जो भी डाउट होता है वो क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्कशंस होते हैं, पोल्स होते हैं, अलग से भी डाउट सेशंस रखे जाते हैं एट अ फ्रीक्वेंट इंटरवल ऑफ टाइम। उसके अलावा अनअकैडमी प्लस आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्रोवाइड करता है। जैसे अगर नेट की बात करूँ तो पेपर 1, पेपर 2 दोनों ही आपके एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होंगे। जैसे कि अभी ये जो आप यूट्यूब और स्पेशल क्लासेस हमारी देख पाते हैं, दे आर लिमिटेड द फ्री सेशंस दैट यू कैन एक्सेस। तो जो आपके प्लस वाले प्रोग्राम में होता है, तो हर यूनिट, हर एक पर्टिकुलर टॉपिक का अपना एक कोर्स होता है, हर सब्जेक्ट का एक कोर्स रन होता है, दैट इज़ अ डिटेल्ड स्ट्रक्चर्ड, ओके। सो वो आपको बहुत बेनिफिशियल होता है सिलेबस के हिसाब से। अपार्ट फ्रॉम दैट अनअकैडमी प्लस पर आपको लाइव टेस्ट और क्विजेज मिलेंगे। जी हाँ, लाइव टेस्ट और क्विजेज में आपको बहुत हेल्प मिलता है। एक तो परफॉर्मेंस अपनी आप समझ सकते हैं कि वेयर यू स्टिल स्टैंड, एंड उसके अलावा आप अपना एक तो कंपटीशन का एनवायरनमेंट मिलता है, और कहीं आपको कोई डाउट आता है ड्यूरिंग दैट क्विज ऑल्सो, कोई एजुकेटर से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं वाई दिस इज लाइक दिस, और क्या आप कहाँ गलत जा रहे हैं। तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है थ्रू आउट योर जर्नी, ओके। उसके अलावा अनअकैडमी प्लस आपको अनलिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड करता है। अनलिमिटेड एक्सेस मतलब कि अगर जैसे नेट की बात करूँ तो आपने एक बार सब्सक्रिप्शन प्लान लिया, उस एक प्लान में आपका पेपर 1, पेपर 2 और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज जो क्विजेज होते हैं वो भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो देखिए, सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको अलग से टेस्ट सीरीज या पेपर 1, पेपर 2 का अलग से सिलेबस नहीं लेना पड़ रहा। दैट इज़ ऑल इंक्लूडेड इन द वन सब्सक्रिप्शन। उसके अलावा जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जिस भी कोर्स का लें, जैसे नेट की बात करें, तो उस कोर्स को जितने भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, आप उन सबके वीडियोस को, सबकी लाइव क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं, और आप उन रिकॉर्डेड वीडियोस को भी मल्टीपल टाइम उन सेशंस को देख सकते हैं। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड बेनिफिट, ओके। चलिए, बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हमारे प्लेटफॉर्म पर हैं। और अगर नेट की बात करूँ तो पेपर 1 के अलावा दोस्तों आपको जो पेपर 2 के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, लाइक मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड साइकोलॉजी, कॉमर्स, तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप अपने वहाँ से चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। नाउ अ क्वेश्चन कम्स कि कैसे रजिस्ट्रेशन करें, कैसे अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लें। टू हेल्प यू विद दिस आई वुड टेल यू कि कैसे सिंपल स्टेप्स में आप सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, या तो अनअकैडमी की वेबसाइट पे चले जाइए, नहीं तो आप अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो वहाँ पे आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा। गोल मतलब जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, चाहे वो नेट हो, यूपीएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, देर आर मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसके लिए अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम्स को प्रोवाइड करता है, ओके। आप जो भी अपना गोल है उसको चूज़ करने के बाद नीचे एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स दिखेगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा।
जैसे ही क्लिक करेंगे ना, आपको इस तरीके का एक चार्ट दिख जाएगा। ये चार्ट में आप देख सकते हैं 5 तरह के सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं जो कि अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको मिलेंगे। मंथ वाइज डिफरेंट है, 1, 3, 6, 12 एंड 24 मंथ्स के प्लान आपके पास रहते हैं, और आप अपने अकॉर्डिंग बजट के हिसाब से, साथ ही साथ एग्जाम की ड्यूरेशन को ध्यान में रखते हुए एक सही प्लान को चूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी 12 या 24 महीने का प्लान ज़्यादा बेहतर रहता है। ओके, सो उसका कारण ये है कि एक तो 1 मंथ का चार्ज देखें तो 1890, फिर 3 मंथ्स वाले में भी 1575। तो इन दो प्लान्स में ऑलरेडी अनअकैडमी प्लस पे आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, दैट इज़ 54 एंड द 67% रिस्पेक्टिवली। तो ये ऑलरेडी बहुत डिस्काउंटेड आइटम रहता है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए हो तो आप जो भी प्लान लें और जब भी किसी भी एग्जाम का लें, चाहे वो नेट हो, यूपीएससी हो, वट एवर द कोर्सेज दैट अनअकैडमी इज ऑफरिंग, तो वहाँ आपको रेफरल बॉक्स दिखेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ पेमेंट। उस रेफरल बॉक्स में ये मेरा कोड है CHARU, जो कि मेरा नाम है, आप ये वहाँ रख देंगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, जो भी अमाउंट आपका शो हो रहा होगा उस पर इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। So this is how you can take the subscription and avail the huge discount. Okay, चलिए, good luck for that. अब जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, उन्हें अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम चारू गोयल है, मैं नेट क्वालिफाइड हूँ। 2.5 years का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। अभी अपनी PhD परस्यू कर रही हूँ। ऑल्सो आई हैव पब्लिश्ड पेपर्स इन स्कोपस इंडेक्स जर्नल एंड आई हैव डन MBA इन HR एंड ऑपरेशंस। ओके, चलिए, आज की क्लास जैसे मैंने बताया रिसर्च हाइपोथेसिस के ऊपर है। तो पहली चीज़, एक चीज़ समझेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होती है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द हाइपोथेसिस। तो ये सारी जो चीज़ें हैं और उससे जुड़े छोटे छोटे टर्म्स जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमारे सामने, कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स हमें पता होने चाहिए जो आ सकते हैं। सो वील लर्न दोज। ओके, चलिए, सबसे पहले हाइपोथेसिस क्या होती है। हाइपोथेसिस आर टेंटेटिव एक्सप्लेनेशंस ऑफ अ प्रिंसिपल ऑपरेटिंग इन नेचर। मतलब कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट कर रही है उसका एक टेंटेटिव हम एक्सप्लेनेशन देते हैं कि मतलब ये ऐसा हो सकता है। जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसको लेके हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से हम एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये चीज़ ऐसी हो सकती है। ओके, इट इज़ एन अजम्पशन अबाउट एन अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। मतलब जो पॉपुलेशन के पैरामीटर होते हैं, जैसे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन एंड वेरिएंस, तो इन सारी चीज़ों को लेके जो हमारा एग्जाम्पशन होता है वो हम हाइपोथेसिस के थ्रू बताते हैं। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि हो सकता है ये पॉपुलेशन का जो मीन है 220 हो, तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पशन उस पॉपुलेशन को लेकर, तो वो एक तरीके की हाइपोथेसिस हो जाती है। हाइपोथेसिस इज एन एग्जाम्पशन ऑफ प्रपोजिशन हुज टेस्टेबिलिटी इज टू बी टेस्टेड। मतलब ऐसा एग्जाम्पशन जिसको आपको आगे टेस्ट करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्यूटेबिलिटी ऑफ इट्स इम्प्लीकेशन विद एम्पेरिकल एविडेंस विद प्रीवियस नॉलेज। मतलब हम उसको कंप्यूटेशन करते हैं उस हाइपोथेसिस का, जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और हम एम्पेरिकल एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। मतलब हम उसको टेस्ट करते हैं और उसके बाद ही उसका एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि ये हाइपोथेसिस सही है, गलत है, जो भी हमारा अजम्पशन है क्या वो सही है या गलत है। ओके, A hypothesis is a tentative statement of the relationship between two or more variables। मतलब जब भी एक से ज़्यादा, मतलब दो या दो से ज़्यादा जो वेरिएबल्स के बीच की जो रिलेशनशिप बताता है वो होती है एक ऐसा हाइपोथेसिस, उस तरीके का एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। जैसे मैंने बात करी, मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल कि इतना घंटे पढ़ाई करने से मेरी परफॉर्मेंस में, फॉर एग्जांपल 4 hours ऑफ स्टडी विल इंक्रीज माई परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स बाय 10%। तो क्या हुआ, एक स्टडी आवर्स और एक परफॉर्मेंस या रिजल्ट्स, ये दो वेरिएबल्स हो गए। तो जब दो वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप बताते हैं तो वो भी एक तरीके की हाइपोथेसिस होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इस हाइपोथेसिस का नेचर कैसा होता है वो समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ एक कॉन्सेप्चुअल होती है, मतलब कि किसी ना किसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमने वो एग्जाम्पशन दिया होगा। तो जो हाइपोथेसिस होती है दैट इज बेस्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट। ओके, सम काइंड्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट्स इन द फ्रेमवर्क आर इन्वॉल्व्ड इन अ हाइपोथेसिस। मतलब जैसे अगर हमारा कोई भी कॉन्सेप्चुअल मॉडल है रिसर्च का, तो उस मॉडल के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे। उन वेरिएबल्स को जो लिंक कर रहा है, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं हम एग्जाम्पशन, वो हमारा हाइपोथेसिस के फॉर्म में दिखता है। ठीक है, देन द वर्बल स्टेटमेंट इन अ डिक्लेरेटिव फॉर्म, इट इज अ वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ द आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स
It is not merely mental idea but in the verbal form. The idea is ready enough for empirical verification. क्या बोला जा रहा है कि जो भी हमारे आइडियाज होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको हम रिटन फॉर्म में, मतलब वर्ड्स के फॉर्म में, वर्बल मीन्स हमने कम्युनिकेशन में देखा था दैट इंक्लूड वर्ड्स, ओके। तो जब हमारे आइडियाज या कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द लिटरेचर रिव्यू या फिर बेस्ड ऑन आफ्टर दैट हमारे ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, तो हमारे पास एक आइडिया होता है, कॉन्सेप्ट होता है, एक मॉडल होता है, उसके बेसिस पे हम एक वर्बल एजम्पशंस देते हैं और ऐसी मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स जिनको हम एम्पेरिकली वेरीफाई कर सके उनको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं, ओके। जिसको हमें टेस्ट करना है ऐसा एजम्पशन, दैट इज द हाइपोथेसिस। देन इट रिप्रेजेंट्स द टेंटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। कई बार दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल भी होते हैं। जब दो वेरिएबल होते हैं तो हम एक वेरिएबल को इंडिपेंडेंट और एक को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो किसी पे निर्भर नहीं है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन दी अदर हैंड वो वेरिएबल हो जाएगा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से अफेक्ट हो रहा है, जिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे कि अगर मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि स्टडी आवर्स और रिजल्ट्स का, तो स्टडी आवर्स विल इंक्रीज माय रिजल्ट्स बाय 10%। तो स्टडी आवर्स क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो किसी पे निर्भर नहीं है इस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस में। और जो मेरे रिजल्ट्स हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन द स्टडी आवर्स एज पर माय हाइपोथेसिस। तो क्या हुआ, जो हमारा स्टडी आवर्स था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और जो हमारे रिजल्ट्स थे दे आर दी डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब इसी में अगर मैं बात करूं, कुछ दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, कई बार मॉडरेटिंग वेरिएबल्स होते हैं, मीडिएटिंग वेरिएबल्स होते हैं। सो वील प्लान अ सेपरेट क्लास फॉर दैट जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स भी स्टडी करेंगे। शॉर्ट में अभी आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये मेरा स्टडी आवर्स है, ओके, और ये मेरा रिजल्ट है। सो अगर मैं ये बोलूँ कि कोई ऐसा वेरिएबल जो इस रिलेशनशिप को मॉडरेट कर रहा है, दिस इज अ, जब यहाँ पे कोई वेरिएबल ऐसे होता है जो इस एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करता है, उसकी जो इम्पैक्ट होता है उसको कम ज़्यादा करता है या बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं करता, तो वो हम आइडेंटिफाई करते हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल पे। अब यहीं अगर कोई वेरिएबल होता जो इस रिलेशनशिप को बना रहा होता, लाइक स्टडी आवर्स के बाद मैं बोलूँ मैं स्टडी आवर्स में प्रैक्टिस जोड़ सकती हूँ या रिविजन या फिर इस तरीके का कोई भी वर्ड जो इसमें हम फिट कर सकते हैं, तो ये हो जाते मीडिएटिंग वेरिएबल, ओके। जो उस रिलेशनशिप को, जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की जो रिलेशनशिप है उसको बना रहा है, उसको मीडिएट कर रहा है, दैट इज द मीडिएटिंग वेरिएबल। और भी तरह के वेरिएबल्स होते हैं दैट विल स्टडी इन सम अदर क्लास, ओके। सो क्या बोला जाता है कि जो हाइपोथेसिस होता है इट रिप्रेजेंट्स द टेंटेटिव रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। फिर अगला पॉइंट है फॉरवर्ड और फ्यूचर ओरिएंटेड। फॉरवर्ड और फ्यूचर ओरिएंटेड क्यों, क्योंकि ये तो एक तरीके का एग्जाम्पशन है, आगे की किसी चीज़ को लेके हम सोच रहे हैं या बोल रहे हैं कि ये ऐसा होगा या हो सकता है, ओके। A hypothesis is future oriented. It relates to the future verification, not the past facts and information. मतलब जब हम किसी past fact की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, मान लीजिए स्टडी मतलब प्रूव हो गई, तो क्या बोला जाएगा, it was studied there that 4 hours of study will lead to 10% of results, इंक्रीज इन द रिजल्ट्स। तो एक तरीके का पास्ट फैक्ट है, तो इसमें ये हाइपोथेसिस नहीं होता। लेकिन हम जब हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो वो एक फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, मतलब जिसको हमें आगे चल के प्रूव करना है, जिसका हमें रिजल्ट अभी फाइंड करना है, ओके। तो एक फ्यूचर के लिए हम फ्यूचर ओरिएंटेड कोई रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन देते हैं, दैट इज द हाइपोथेसिस, ओके। फिर आगे देखते हैं functions of hypothesis. क्या क्या होते हैं functions of hypothesis? The formulation of a hypothesis provides a study with focus. It tells you what specific aspect of a research problem to investigate. देखिए हर स्टडी में आपको जहाँ हमने ऑब्जेक्टिव्स बताए, फिर अगर हमें हाइपोथेसिस मिल रही है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, तो क्या होता है, हाइपोथेसिस क्यों बनाई जाती है, ये हमारी स्टडी को एक फोकस देती है, मतलब एक डायरेक्शन के साथ साथ एक प्रॉपर चीज़ फाइंड आउट कर, हमें पता है अब हमें करना क्या है, व्हाट टू टेस्ट, है ना, व्हाट टू टेस्ट, वो एम्पेरिकली कि हमें रिजल्ट पता चले। इट टेल्स यू व्हाट स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम टू इन्वेस्टिगेट। वही बात है कि हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि हमें मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्टिव है to study the relationship between the study hours and the
रिजल्ट्स, ओके, एग्जाम रिजल्ट्स। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, पर अब मैं इसे कैसे इन्वेस्टिगेट करूं, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। ऑब्जेक्टिव इज क्लियर, लेकिन स्टिल मैं इसे टेस्ट नहीं कर पाऊंगी। बट इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिखूं, टू देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 4 hours ऑफ स्टडी एंड दी, या फिर ऐसा लिखूं, देयर इज दी 4 hours ऑफ स्टडी विल इंक्रीज दी एग्जाम रिजल्ट्स बाय 10%। तो जब मैं इस तरीके के स्टेटमेंट्स को बनाऊं जो इन्वेस्टिगेट किए जा सकते हैं, दैट इज द हाइपोथेसिस, ओके। A hypothesis tells you what data to collect and what not to collect, thereby providing focus to the study. जब हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं तो उससे हमें क्या पता चल जाता है, हमें ये पता चल जाता है हमें क्या डेटा कलेक्ट करना है और क्या नहीं कलेक्ट करना। जैसे मेरे हाइपोथेसिस हो गया, तो मुझे अब ये पता है मुझे स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, जिनका मतलब जिनको स्टडी आवर्स, मुझे पहले सबसे रिक्वायरमेंट देखना पड़ेगा कि क्या इतना स्टडी आवर्स आप करते हैं तो इससे रिजल्ट होता है। ये तो जस्ट एक नॉर्मल एग्जाम्पल है, आप किसी भी तरह का एग्जाम्पल, स्पेसिफिक एग्जाम्पल स्टडी कर सकते हैं। 4 hours ऑफ स्टडी भी नहीं, जस्ट लाइक कि आप स्टडी आवर्स बढ़ाने से क्या आपके रिजल्ट में इंक्रीज होता है। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है अब मुझे स्टूडेंट्स को ही लेना है जिनसे मैं डेटा कलेक्ट करूं, और फिर मेरे को ये भी पता है कि मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन उनसे कलेक्ट करनी है जो मेरी हाइपोथेसिस को के लिए इंपॉर्टेंट है फाइंड आउट करने के लिए, उसको एम्पेरिकली टेस्ट करने के लिए, क्या चीज़ रेलेवेंट नहीं है मेरी स्टडी के हिसाब से, ओके। लाइक वो कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इससे मेरी स्टडी को कोई रिलेशन नहीं, मेरी स्टडी तो सिर्फ उनकी एफर्ट और रिजल्ट्स में इन एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करें। सो इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा डेटा हमारे लिए ज़रूरी है कलेक्ट करना और कौन सा ज़रूरी नहीं है। As it provides a focus, the construction of hypothesis enhances the objectivity in the study. जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है स्टडी का वो और नैरो डाउन हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हमें और अच्छे से समझ आने लगता है जब हम उसे ऑब्जेक्टिव को ही हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। A hypothesis may enable you to add the formulation of the theory. It enables you to conclude specifically what is true and what is false. सब सिंपल सी चीज़ें हैं कि हमें हाइपोथेसिस क्या करती है, हमारी जो थ्योरी है, जो मे बी देखिए कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाया होगा, फिर हमें थ्योरी डेवलप करने के लिए हमें कुछ बेसिस चाहिए, कोई एविडेंस चाहिए, तो उस थ्योरी को बनाने के लिए हमें हाइपोथेसिस मदद करती है। इसके अलावा हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद ही ये समझ पाते हैं क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है, ओके। आई होप आपको ये क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। देन अब जो ये हाइपोथेसिस बनाया तो उसको नेक्स्ट स्टेप जो हमारा काम इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज द हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ओके। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अ वेल डिफाइंड प्रोसीजर, एक तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है दैट हेल्प्स अस टू डिसाइड ऑब्जेक्टिवली वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस, जिससे हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमें हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द सैम्पल। मतलब कि जो सैम्पल है, सैम्पल से हमने डेटा कलेक्ट किया, फिर हमने उसको एनालाइज किया किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से, जो भी हमारे टेस्ट है रिक्वायर्ड वो हमने लगाया, तो हमने हाइपोथेसिस को टेस्ट किया। जब हमने हाइपोथेसिस को टेस्ट किया तो उस सैम्पल से जो हमें इंफॉर्मेशन मिला उसके एनालिसिस के बाद हमें ये समझ आ जाता है कि हमें हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ओके। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अ वेल डिफाइंड प्रोसीजर। इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप है, हमें पहले तो हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी, फॉर्मुलेट करना पड़ेगा हाइपोथेसिस का जो स्टेटमेंट होता है। उसके बाद हम डेटा कलेक्ट करेंगे उस हाइपोथेसिस के बनने के बाद, क्योंकि अब तब हमें पता चल जाएगा क्या डेटा हमें कलेक्ट करना ज़रूरी है, क्या नहीं करना, किस तरह का डेटा चाहिए, कितना डेटा चाहिए, वो तो हम सारी चीज़ें कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट स्टेप में हम एनालाइज करते हैं डेटा को और फिर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हमें अब इसे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ठीक है। सिंपल से 3 स्टेप्स हैं फॉर द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। पहले हाइपोथेसिस को बनाइए, फिर उसके बाद डेटा कलेक्ट करेंगे और फिर डेटा को एनालाइज करके कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे कि हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही है एक्सेप्ट, ओके। चलिए अब इसके बाद देखते हैं 2 तरह की हाइपोथेसिस, आपने भी सुना होगा, नल हाइपोथेसिस एंड द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। नल का मतलब क्या होता है, जीरो, मैथ्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, नल मीन्स जीरो। तो नल हाइपोथेसिस क्या होती है, एक ऐसी स्टैटिस्टिकल प्रपोजिशन होती है विच स्टेट्स essentially that there is no relationship between the variables, मतलब 2 वेरिएबल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं तो उनके बीच कोई संबंध नहीं है, there is no relationship between them. When a hypothesis is stated negatively,
देन इट इज कॉल्ड अ नल हाइपोथेसिस। इसको हम H0 से डिनोट करते हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी स्टडी आवर्स और एग्जाम रिजल्ट्स का जो एग्जाम्पल लिया, अगर मैं इसके लिए जो नल हाइपोथेसिस बनाऊंगी तो वो लिखूंगी देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दी स्टडी आवर्स एंड एग्जाम रिजल्ट्स। ये मेरी नल हाइपोथेसिस हो गई। ओके, या फिर और कोई एग्जाम्पल ले, जैसे कि स्टडी आवर्स के अलावा फॉर एग्जाम्पल जॉब सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, तो मैं ये बोलूँ कि ज़्यादा पे जो मिलेगा उससे एम्प्लॉय ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे। तो उसके लिए अगर मुझे नल हाइपोथेसिस बनानी होगी तो मैं लिखूंगी देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय एंड द जॉब सेटिस्फेक्शन। ओके, तो ये हो गई नल हाइपोथेसिस जब मैंने कहा कि कोई रिलेशनशिप नहीं है या फिर मैं किसी तरह का नेगेटिव स्टेटमेंट बनाऊं, like for example study hours have no impact on exam results। okay, इस तरीके का स्टेटमेंट जब मैंने नेगेटिव स्टेटमेंट बनाया कि ऐसा नहीं है, सो दैट इज द नल हाइपोथेसिस। इससे जस्ट अपोजिट बनती है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। वो एक ऐसा स्टेटमेंट होती है दैट डिस्क्राइब्स देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू सेलेक्टेड वेरिएबल्स इन द स्टडी। इसको हम H1 या HA से डिनोट करते हैं। ओके, जैसे कि इसी जो मैंने अभी नल हाइपोथेसिस बताया उसी का मैं अल्टरनेट बता दूं आपको। जैसे नल हाइपोथेसिस था हमारा देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन स्टडी आवर्स एंड एग्जाम रिजल्ट्स। ओके, फिर उसके बाद मैंने इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाया, तो वो मेरा कैसा बनेगा, इसका जस्ट अपोजिट कि देयर इज अ रिलेशनशिप। ओके, अब ये रिलेशनशिप पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा वो अभी हम आगे देखेंगे, बट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द स्टडी आवर्स एंड द एग्जाम रिजल्ट्स। ओके, तो ये हो गया अल्टरनेट हाइपोथेसिस जिसको हमने H1 या फिर हम HA से भी डिनोट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ द नल एंड द अल्टरनेट हाइपोथेसिस वर्क। उसके बाद एग्जाम्पल मैंने ये दिया ही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप है जैसे मैंने कहा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे एक और टर्म आता है वन टेल्ड एंड टू टेल्ड टेस्ट। ओके, ये आपने अगर सुना होगा या फिर एग्जाम में भी आ सकता है। तो क्या होते हैं टू टेल्ड और वन टेल्ड टेस्ट, वो देखते हैं। वी ऑलवेज यूज इक्वल और नॉट इक्वल ओके इन द हाइपोथेसिस। जब हम किसी हाइपोथेसिस में इक्वल या नॉट इक्वल ऐसे वर्ड यूज करते हैं तो वो होती है टू टेल्ड टेस्ट। ओके, मतलब हमें जो एज अ रिसर्चर डायरेक्शन नहीं पता होता, दैट इज in this the alternative hypothesis allows for either the greater than or less possibility। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, कोई एक ग्रुप है, पॉपुलेशन है, तो मुझे ये देखना है कि उसका जो मीन है वो 20 है या नहीं है। तो अगर मैं उसके एग्जांपल में लिखूं लाइक द मीन ऑफ ग्रुप ए इज इक्वल टू 20, ये मेरा टू टेल्ड हो गया। ओके, टू टेल्ड। सो क्या हो गया जब मैंने ये लिखा कि जो ग्रुप का मीन है वो 20 है, या फिर मैंने इसको लिख दिया इज नॉट इक्वल टू। तो मतलब जब मुझे ये पता है कि या तो ऐसा है, मतलब जब मुझे ये नहीं पता कि कम होगा ज़्यादा होगा। अब जब मैंने कहा इक्वल टू 20 है तो वो फिक्स हो गया। अब नॉट इक्वल टू 20 है तो अब वो कम होगा 20 से या ज़्यादा होगा मुझे नहीं पता। जब एज अ रिसर्चर मुझे ये नहीं पता रिजल्ट्स वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो वो मैं टू टेल्ड टेस्ट में उसको लिखती हूँ। ठीक है, वन टेल्ड टेस्ट क्या होता है, डायरेक्शन होता है उसमें। जब हमें अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हम एज अ ग्रेटर देन या लेस देन का साइन यूज करते हैं। जैसे इसी वाले स्टेटमेंट को लिखूं मैं द मीन इज ग्रेटर देन 20, तो क्या हो गया, ये मेरा वन टेल्ड टेस्ट हो गया। जैसे जब हम डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं, ठीक है,
तो जब अगर एक सिंगल डायरेक्शन में बताया ग्रेटर देन, तो वो वन टेल्ड हो गया। और जब मुझे ये नहीं पता कि वो इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, रिजल्ट मीन से, दिस इज द मीन, ओके, ये मीन हो गया। तो क्या होगा, वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो वो टू टेल्ड हो गया। और जब एज अ रिसर्चर आपको पता है कि रिजल्ट्स किस डायरेक्शन में जाएंगे, तो आप क्या करते हैं, वो वन टेल्ड टेस्ट होते हैं। जैसे कि अगर स्टडी आवर्स और रिजल्ट्स की बात करें, अब इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख दूं, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्टडी आवर्स एंड द एग्जाम रिजल्ट्स। तो क्या हुआ, मुझे पता है पॉजिटिव है तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, ओके। सो या फिर स्मोकिंग इज लीडिंग टू कैंसर, ओके, तो देयर इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन कैंसर। और इसी तरीके के स्टेटमेंट जिसमें आपको नेगेटिव या पॉजिटिव का पता होता है कि रिजल्ट्स किस डायरेक्शन में जाएंगे एज अ रिसर्चर, तो वो आप वन टेल्ड टेस्ट या वन टेल हाइपोथेसिस बनाते हैं। और जिसमें आपको नहीं पता होता कि रिजल्ट्स किस डायरेक्शन में जाएंगे, वो टू टेल्ड टेस्ट होते हैं, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है रिजेक्शन एंड नॉन रिजेक्शन एरिया। जाहिर सी बात है, जब हाइपोथेसिस बनाया तो उसको या तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसी के लिए एक रिजेक्शन और नॉन रिजेक्शन एरिया होता है। तो पहले देखते हैं क्या होता है। इफ द स्टैटिस्टिक्स फॉल विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ वैल्यूज, द रिसर्चर रिजेक्ट्स द नल हाइपोथेसिस। देखिए, आई टेल यू विद एन एग्जांपल, ठीक है। ये मीन है, ये हो गया एक ऐसा क्रिटिकल वैल्यू जिसके बेसिस पे मैं ये डिसाइड करूं कि रिजेक्शन नॉन रिजेक्शन एरिया, और ये दोनों साइड, ओके, दोनों साइड है। सो ये वाला जो एरिया हो गया, ये हो गया रिजेक्शन एरिया। और ये वाला जो एरिया है, दैट इज द नॉन रिजेक्शन एरिया। तो क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई स्टैटिस्टिक, मतलब कोई भी वैल्यू आएगी और वो इस एरिया में फॉल करती है, जिससे हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, दैट इज द रिजेक्शन एरिया, ओके। द रेंज ऑफ वैल्यूज दैट टू लीड द रिसर्चर टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। जब टेस्टिंग के बाद फॉर एग्जाम्पल हमने देखा 20 तक आना चाहिए, अब वो इसके इधर साइड आएगा, तो क्या करेंगे, हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। तो ऐसी वैल्यूज, वो एरिया जिसमें अगर कोई वैल्यू फॉल करती है हमारे रिजल्ट की, जिसकी वजह से हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, तो वो हो जाता है रिजेक्शन एरिया। और वो एरिया जिसमें अगर नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद जो वैल्यू आई वो इस एरिया में आई, तो वो हो जाता है नॉन रिजेक्शन एरिया, जब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, ओके। दिस इज हाउ द रिजेक्शन एंड द नॉन रिजेक्शन एरिया वर्क्स। और ज़्यादा डिटेल में अभी आपको नहीं जाने की ज़रूरत है विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम। बस आपको ये पता होना चाहिए कि रिजेक्शन और एक नॉन रिजेक्शन एरिया होता है जिस क्रिटिकल वैल्यू से सेपरेटेड होता है। और जो अगर रिजेक्शन एरिया में कोई वैल्यू आती है आफ्टर टेस्टिंग, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। नॉन रिजेक्शन में आएगी तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, ओके। ये होता है नॉन रिजेक्शन एरिया और ये वाला होता है रिजेक्शन एरिया, ओके। चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है दो टाइप के एरर, ओके, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स। क्या होते हैं ये एरर, जब भी देखिए, टाइप 1 एंड टाइप 2 ध्यान से पढ़ेगा, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। टाइप 1 एरर इज कमिटेड बाय रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। विद दिस एरर द नल हाइपोथेसिस ट्रू बट द रिसर्चर डिसाइडेड टू रिजेक्ट इट। मतलब टाइप 1 एरर कब कमिट करता है रिसर्चर, जब हमने नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया, ठीक है, और वो सही आ रही है, मतलब जो भी हमने लिखा था देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, तो जो ये हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू है, लेकिन फिर भी एज अ रिसर्चर हम इससे रिजेक्ट कर रहे हैं, ओके, बाय रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। जब हम सही नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं तो हम टाइप 1 एरर कर देते हैं एज अ रिसर्चर, जिसको हम अल्फा भी बोलते हैं, ओके। फिर टाइप 2 एरर क्या होता है, इज कमिटेड व्हेन अ बिजनेस रिसर्चर फेल्स टू रिजेक्ट अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस। इन दिस एरर द नल हाइपोथेसिस फॉल्स बट द डिसीजन इज मेड नॉट टू रिजेक्ट इट। मतलब जब हम किसी फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओके, एक्सेप्टिंग द फॉल्स नल हाइपोथेसिस,
मतलब कब, जब हम वी फेल टू रिजेक्ट अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस। तो टाइप, इसको हम बीटा बोलते हैं। पहला एरर टाइप 1 एरर, जब मतलब नल हाइपोथेसिस गलत है लेकिन हम एज अ रिसर्चर उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो टाइप 1 एरर हो गया। टाइप 2 में नल हाइपोथेसिस गलत है लेकिन फिर भी उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वाले में टाइप 1 एरर में सही वाली नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, टाइप 2 एरर में गलत वाली नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया। ओके, जब ट्रू है तो क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, और जब फॉल्स है तो एक्सेप्ट कर लिया। ओके, ये हो जाता है टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। सो दिस इज द टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। आई होप ये वाला सारा पार्ट आपको समझ आ गया होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लास ऑफ द हाइपोथेसिस। ज़्यादा कुछ इसमें डिटेल्स नहीं थे हमारे पास पढ़ने के लिए, और भी ज़्यादा डिटेल्स होंगे, हम आगे नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग हमने बेसिक्स क्या क्या पढ़ लिए, लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक रिविजन। हमने सबसे पहले हाइपोथेसिस की डेफिनेशन पढ़ी, मतलब किसी भी तरीके का एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, एक एग्जाम्पशंस, एक प्रपोजिशन जो हम कहते हैं कि ऐसा होगा हमारी रिसर्च में, दैट इज द हाइपोथेसिस, जिसको हम एम्पिरिकली टेस्ट करते हैं। एम्पिरिकली टेस्ट करना, डेटा कलेक्ट करके उसको टूल्स लगा के एनालाइज करना, दैट इज द एम्पिरिकल एविडेंस, जिसको हम डेटा की मदद से प्रूव कर पाए। ओके, सो हर हाइपोथेसिस को हमें एम्पेरिकली प्रूव करना होता है। इसका नेचर कैसा होता है, एक तो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है, एक वर्बल स्टेटमेंट होता है डिक्लेरेटिव फॉर्म में, मतलब जो भी हमारे आइडियाज कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको हमने एक वर्बल वर्ड्स के फॉर्म में बना देते हैं, जिसको हमें एम्पेरिकली वेरीफाई करना होता है। और ये एक टेंटेटिव रिलेशनशिप देता है दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच। और हमेशा जो हाइपोथेसिस होती है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, मतलब आगे की जो रिजल्ट्स हैं उस डायरेक्शन में बात करती है, कोई भी पास्ट इवेंट के बारे में नहीं। ओके, उसके बाद हमने देखा फंक्शंस क्या क्या होते हैं। एक तो फोकस प्रोवाइड करती है हमारी स्टडी को, ये बताती है क्या डेटा कलेक्ट करना सही है क्या ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा हमारी जो भी स्टडी है उसमें ये बताती है, जब हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कंक्लूजन की मदद से कि हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट मतलब ट्रू है या गलत है। ओके, जो भी हमारा एग्जाम्पशन था वो सही है या गलत है विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टडी, जो भी हमारी स्टडी में हुआ। उसके बाद हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग देखी कि हाइपोथेसिस जो टेस्ट करते हैं वो एक प्रोसीजर होता है, जो हमने टेंटेटिव एग्जाम्पशन लिया है, जो भी एक्सप्लेनेशन लिया है उसको हम विद द हेल्प ऑफ एम्पेरिकल मेथड टेस्ट करते हैं। इसके 3 स्टेप्स थे। सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाइए, दूसरा स्टेप था डेटा कलेक्ट करिए, तीसरे स्टेप में उस डेटा को एनालाइज करके हम कंक्लूजन पे जाते हैं, जिससे हमें पता है कि हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं या एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ओके, उसके बाद हमने दो तरह की हाइपोथेसिस पढ़ी, नल हाइपोथेसिस और द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस वो नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जब ये बताते हैं कि दो वेरिएबल्स या दो से ज़्यादा जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। ओके, और इसको हम H0 से डिनोट करते हैं। इससे जस्ट अपोजिट होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, जिसमें हम ये बताते हैं उन दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप है, पॉजिटिव जो चीज़ हम बता रहे हैं दैट देयर इज़ अ रिलेशनशिप। ओके, तो ये हम H1 या HA से डिनोट करते हैं। इसकी मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ भी दी हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड में भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। और जो ये रिलेशनशिप है ये या तो पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरह का हो सकता है। अब इस पॉजिटिव नेगेटिव के बेसिस पे वन टेल्ड और टू टेल्ड टेस्ट बनते हैं, जब हमें ये पता हो हमारी हाइपोथेसिस किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जो रिजल्ट्स, जैसे कि हमने बोला इस ग्रुप का, इस पॉपुलेशन का मीन 20 से ज़्यादा होगा तो वो एक डायरेक्शन पता है, दैट इज दी, या 20 से लेस होगा तो वो हो जाता है वन टेल्ड हाइपोथेसिस। जब हमें ये नहीं पता है कि इक्वल टू होगा या नॉट इक्वल टू होगा, लेस भी हो सकता है ग्रेटर देन भी हो सकता है, मतलब हमें डायरेक्शन नहीं पता, डायरेक्शन लेस होता है, दैट इज दी टू टेल्ड टेस्ट। ओके, जब हमने लिखा ग्रुप का मीन इज नॉट इक्वल टू या इक्वल टू 20, तो टू टेल्ड टेस्ट हो गया। ना उसके बाद हमने रिजेक्शन और नॉन रिजेक्शन रीजन समझा। रिजेक्शन रीजन और नॉन रिजेक्शन रीजन को हमने इस डायग्राम के थ्रू समझा। हमने ये देखा कि ये जो मीन है इसके बाद एक क्रिटिकल वैल्यू होती है जो हमें बताती है कि रिजेक्शन नॉन रिजेक्शन एरिया को सेपरेट करती है, और अगर वैल्यू इस साइड फॉल हो रही है रिजेक्शन एरिया में तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, और नॉन रिजेक्शन एरिया में फॉल हो रही है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होती है। ओके,
इट फेल्स टू रिजल्ट इन द रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस। रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस हम नहीं कर पाते हैं नॉन रिजेक्शन एरिया में, मतलब कि एक्सेप्ट करते हैं। ओके, उसके बाद हमने टाइप 1 टाइप 2 एरर पढ़े। शॉर्ट में यही देखा हमने, जब हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू है फिर भी हम उसे रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो टाइप 1 एरर हम कमिट कर रहे हैं, और अगर हमारी नल हाइपोथेसिस फॉल्स है फिर भी हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम टाइप 2 एरर कमिट कर रहे हैं। टाइप 1 एरर को अल्फा और टाइप 2 एरर को बीटा रिस्पेक्टिवली बोला जाता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। कोई और डाउट हो तो कल की क्लास में आप लोग पूछ लीजिएगा। ओके, सो कल की जो क्लास रहेगी टुमारो सेम टाइम 4 PM पर आपको जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और MCQs कल और परसों 2 दिन के सेशंस में हम रखेंगे। सो सी यू टुमारो। आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट, और बेल आइकन दबाएंगे तो जो भी क्लास के नोटिफिकेशंस होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। और जब भी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन आपको बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि अनलिमिटेड एक्सेस दे रहा है, लाइव क्लासेस हैं, घर बैठे बैठे आप एजुकेटर के साथ डायरेक्ट डिस्कशंस में जुड़ सकते हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं लाइव, क्वेरी सेशंस अलग से, डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, और उस सब्सक्रिप्शन में आपके सिलेबस के अलावा आपका टेस्ट सीरीज क्विजेज ये भी इंक्लूड हो जाती हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स के लिए अगर आप जब भी सब्सक्रिप्शन लें तो वहाँ रेफरल बॉक्स में मेरा ये कोड डाल दीजिएगा CHARU, इससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी अमाउंट आपका डिस्प्ले हो रहा होगा। और अगर और ज़्यादा डिस्काउंट की बात करें तो जो 1 ईयर और 2 ईयर वाले प्रोग्राम्स हैं वो चूज़ करेगा, क्योंकि ऑलरेडी 50 प्लस टू 67% जो है ऑलरेडी डिस्काउंट अनअकैडमी प्लस प्रोवाइड कर रहा है, और एडिशनल और 10% आपको मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़िए, लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट पे ये टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पर भी सारे एजुकेटर्स हैं, तो वो अपनी क्लासेस के डायरेक्ट जो भी अपडेट्स होते हैं वहाँ पोस्ट होते हैं। सो सी यू फॉर द टुमारो क्लास एंड थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।